देखो, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया जो इंडिया में पहले अंग्रेज़ आए, ठीक है, फिर उन्होंने कब्ज़ा किया। फिर हमारे यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हमारे विद्रोह हुए हैं उस वक्त 1857 का देखेंगे। फिर उसके आगे हम रिवॉर्ड्स देखते जाएंगे, ठीक है। मैं देखो, इंडिया जो था ना, इंडिया फेमस था किसके पीछे? स्पाइसिस, ठीक है। इंडिया फेमस था स्पाइसिस, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और पर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तब क्या हो रहा था कि सबसे पहले यहाँ पे जो आए थे वो थे अरब्स, ठीक है। अरब्स यहाँ आए थे, वो यहाँ से ये चीज़ें खरीदते थे और यूरोप में क्या कर देते थे, वो बेच देते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर पुर्तगीज़, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश यहाँ पे आए। याद रखना, ये सीक्वेंस पूछेंगे, पहले कौन आए? अरब आए, अरब के बाद पुर्तगीज़ आए, पुर्तगीज़ के बाद डच आए, फ्रेंच आए, फिर आए ब्रिटिश आए, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश क्या हुआ, इसके जब ये आए ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बन गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले इनको हराया, पहले यहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की, फिर इनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी, पुर्तगीज़, डच और फ्रेंच के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, उनको हराया, उनको यहाँ से बाहर भगा दिया। इससे भी यहाँ पे ब्रिटिश ही रह गए, जिन्होंने पूरी इंडिया को, लगभग पूरी इंडिया को कब्जा कर लिया था। यहाँ पे कैसे आए थे वो? ट्रेडर की वजह से आए थे, एज अ ट्रेडर, कि यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड करना है, यहाँ से माल खरीदेंगे और वहाँ बेचेंगे। यहाँ पे उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश की, तो यहाँ से वो सस्ते में ले जाते थे इंडिया से और वहाँ पे ज़्यादा हाई प्राइस में बेचते थे, ठीक है। दिस रिजल्ट इन अ ह्यूज प्रॉफिट, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। धीरे धीरे करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की उसने कंट्रोल में होल इंडिया, मैंने आपको बता दिया सही। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी, क्यों उन्होंने किया? क्योंकि राजाओं आपस में लड़ते रहते थे। वो क्या करते थे, उन्हें वैसे बंगाल से स्टार्ट किया था, मीर जाफ़र है, यहाँ पर आगे जाके पढ़ोगे तो मीर जाफ़र वो क्या करते थे, फूट डाल देते थे, ठीक है। वो विद्रोहियों का साथ देते थे और फूट डालते थे, और उस विद्रोही को पहले जिता के बाद में विद्रोही को हटा देते थे और खुद गद्दी में बैठ जाते थे। आज तक उन्होंने कोई सीधा सीधा लड़ाई नहीं लड़ी है, समझ गए। तो इसके एडवांटेज से क्या किया उन्होंने, अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। देखो, अब देखते हैं कि इंडियंस के बीच में डिसकंटेंट क्या था, क्यों उनके बीच में मनमुटाव था। अच्छा, क्या जब इंडिया, यहाँ पे ब्रिटिश जब इस्टेब्लिश हुए, वो क्या करने लगे, एक्सप्लॉइट करने लगे। एक्सप्लॉइट मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब कि नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे, उनको ज़्यादा सताने लगे, ठीक है, उनसे टैक्स ज़्यादा लेने लगे। फार्मर ट्रेडर और क्राफ्टमैन से ज़्यादा टैक्स लेने लगे। द फार्मर मेड पे वेरी हाई टैक्सेस, फार्मर ज़्यादा हाई टैक्सेस पे करते थे। यानी कि अगर एक ज़मीन है, ठीक है, तो क्या करते थे वो, उस ज़मीन का लगभग 50 से 60% किसके पास जाएगा, चले जाएगा ब्रिटिश के पास। बेचारे के पास 50 से 60% जाता था, उसमें भी ज़मींदार होता था, वो भी पैसे ले लेता, उसके पास उतना ही जाता था जितना उसको खा सके और जी सके। तो यानी कि फार्मर पीड़ित था, फार्मर ज़्यादा टैक्स दे रहा था, ठीक है ना। इवन कि जब फ्लड और ड्रॉट्स होते थे तो तब भी वो क्या करता था, टैक्सेस पे करता था, तब भी हाई टैक्सेस पे करता था वो। चलना, ठीक है। अब देखो, अच्छा, फार्मर को क्या करते थे कि उसको फोर्स करते थे, भाई तू एक क्रॉप उगा। तब होता था इंडिको, इंडिको नील जैसे होना, नीला कलर होता ना हमारा, तब वो एक प्लांट होता था इंडिको, जो उगाते थे खेत में। उस प्लांट की वजह से क्या होता था, खेत तबाह हो जाता था, ठीक है। वो कॉटन भी उनको ज़बरदस्ती, भाई तुम्हें उगाना है। तो ये क्या करते थे, यहाँ से लेते थे और बाकी यूरोप में बेच देते थे। तो जहाँ पे जब वहाँ बेचते थे, जब हाई डिमांड होती थी तो वो ज़्यादा प्रॉफिट होता था, वो खुद खा जाते थे। फार्मर बेचारा तब भी पीड़ित रहता था, तब भी उसको फ़ायदा कम होता था। जब नुकसान होता था तब फार्मर का टैक्स बढ़ा देते थे, बेचारे की मुश्किल और बढ़ जाती थी। तो इस तरीके से फार्मर क्या हो गया, ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हुआ, ठीक है।
इस वजह से फार्मर ज़्यादा पुअर हो गया और कई फार्मर भूखमरी की वजह से मर भी गए थे। चीपर मेड मिल मेड क्लॉथ वर इम्पोर्टेंट होगा फ्रॉम द हैंडलूम्स इंडस्ट्री हैज सफर्ड एंड लैक्स ऑफ वीवर हैव बिकम अनएम्प्लॉयड एंड सफर फ्रॉम द फेट ऑफ फार्मर। अच्छा, अब तो फार्मर हो गया, अब यहाँ पे जो कौन थे, वीवर थे, बुनने वाले, ठीक है, वो भी सफ़र हुए। क्योंकि देखो इंग्लैंड में क्या हो गया था, स्टीम इंजन इन्वेंट हो गया था। स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ तो वहाँ पे जो कपड़े थे वो फटाफट मशीन से बनने लगे। आप बताओ, जो हाथ से कपड़े बनाए वो मशीन से कपड़े बनाए तो महंगा कौन सा होगा, हाथ वाला। क्यों? क्योंकि बेचारा ज़्यादा लेबर कर रहा है, मशीन तो फटाफट बना देगी। तो वहाँ से जब मशीन के कपड़े यहाँ आए तो सस्ते हो गए, तो यहाँ के लोग खरीदने ही नहीं लगे महंगे कपड़े, है ना। तो इसकी वजह से वीवर को भी क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। क्या हुआ कि वहाँ पे जो उन्होंने मिल्स और फैक्ट्री लगाई थी ब्रिटिश वालों ने, उन्होंने इंडियंस को अलाउ ही नहीं किया, उन्होंने फैक्ट्री लगाने ही नहीं दी इंडियंस को। तो बेचारे अब फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते, वीवर के चला गया, तो इंडियंस क्या हो गए, और भी ज़्यादा पुअर हो गए, ठीक है ना। और इंडियन टेलर्स को अलाउड भी नहीं करते थे कि वो अपनी चॉइस की कोई आइटम बनाए, जो उन्होंने कहा वही बनाना पड़ता था। इंडियन जो राजा थे और जो राजकुमार थे वो भी ब्रिटिश से इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। देखो, इसको बोलते हैं, जैसे क्या, जैसे एक रूल था, इसने यही कहा कि जब लॉ ब्रिटिश ने पास किया उसमें ये लिखा था कि अगर रूलर का अपना बच्चा नहीं है, जब वो रूलर मर जाएगा तो उसका किंगडम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो उसने बच्चा अडॉप्ट किया वो हम नहीं मानेंगे, उसकी गद्दी में वो बैठेगा, हम नहीं मानेंगे, हम उसकी किंगडम को हथिया लेंगे। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, इस अनजस्ट और अनफेयर मीन से क्या हुआ, उन्होंने अपना होल्ड पूरी इंडिया में फैला लिया। इस वजह से राजा भी इनसे नाखुश थे। समझ गए ना क्या क्या वजह थी। एक तो हो गया पहले फार्मर्स, टैक्स हाई, वीवर्स, मशीन का इंपोर्ट, उनको भी उजाड़ दिया, तो ना तो इंडस्ट्री लगाने देते, ठीक है। अब राजा को भी ये उनकी राज्य से बेदखल कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब एक इंसिडेंस हुआ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि हिंदू और मुसलमान जो थे ना, उन दोनों के भावनाएं आहत हुई। कैसे हुई, उन्होंने इनफील्ड एक राइफ़ल थी, ठीक है, उस राइफ़ल को पहले एक ग्रीस, उसको भरना पड़ता था, उसको मुंह से पैकेट फाड़ना पड़ता था। उस पैकेट में ना गाय का और सूअर का मांस था। हिंदू तो गाय खाते नहीं, मुसलमान पिग नहीं खाते, दोनों की मज़हब नष्ट हो गए। इसमें तूल पकड़ लिया, ये रिवॉल्ट कहा जी हमने नहीं करना। सोचे गए तुम नहीं करना तो तुम्हें मार देंगे या तुम नौकरी से निकाल देंगे। ये क्या हुआ, रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया मेरठ में, ठीक है। मेरठ में वहाँ पे विद्रोह हो गया, सोल्जर अपने ही ऑफिसर को, अंग्रेज़ वाले ऑफिसर को मारने लगे। ये विद्रोह पूरी नॉर्थ और सेंट्रल एशिया में फैल गया। नॉर्थ है नहीं पता, नहीं नॉर्थ है ये, सेंट्रल एशिया समझता ना ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे विद्रोह फैल गया। देखो, इस विद्रोह में सोसाइटी भी ज्वाइन होगी। जब सोसाइटी हो गई तो और ज़्यादा लोग ज्वाइन हो गए, तो ये विद्रोह ज़्यादा हो गया। इस विद्रोह में क्या किया, बहादुर शाह जफ़र था जो जलास था लीडर किसका, मुग़ल एम्पायर का, उसको लीडर बना दिया। और यहाँ पे कौन कौन इसको कर रहा था, याद रखना, ये पूछेंगे कौन लीडर था इसका, बहादुर शाह जफ़र। इसलिए लीडर इसको कौन कौन, और रिवॉल्ट किस किस ने से हिस्सा लिया, नाना साहेब, तांतिया तोपे, ये कहाँ के थे, कानपुर के, ये पक्का पूछेंगे ये कहाँ से थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, झांसी से, पूछेंगे। बेगम हजरत महल कहाँ से थी, अवध से थी, ठीक है, ये चीज़ पूछेंगे। समझ गया। अब देखो कि रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले उन्होंने क्या किया, सप्रेस किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कई फैक्टर जो हेल्प थे, जो ब्रिटिश को हेल्प किया, और हम देखेंगे रिवॉल्ट क्यों फेल हुआ। अब विद्रोह स्टार्ट हुआ है, तो विद्रोह में जब लीडर्स थे, इतने इतने राजा थे, इतने जनता थी और इतने सोल्जर थे, ये लीडर
फेल क्यों हुआ इसकी वजह देखेंगे, और ब्रिटिश ने कैसे कंट्रोल किया इसको। दे डू नॉट स्प्रेड ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया, ये पूरे इंडिया में फैला ही नहीं। मैंने पहले कहा था ये कहाँ फैला है, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। सोल्जर, इंडियन सोल्जर डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन। अब एक तरफ थी रॉयल इनफील्ड की गोलियाँ, दूसरी तरफ थी भाले, तलवार, समझ गए, और जो गन थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो जीतना अंग्रेजों ने था, समझ गए ना। रिवॉल्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली, रिवॉल्ट को अच्छी तरीके से लीड नहीं किया गया, जो लीडर थे इसके उन्होंने अच्छी तरह से लीड नहीं किया गया। ब्रिटिश सोल्जर वेल इक्विप्ड एंड मॉडर्न वेपन दे वर ऑर्गेनाइज्ड, और जो ब्रिटिश के सोल्जर थे उनके पास मॉडर्न हथियार थे और अच्छे से वेपन्स भी थे, और वो बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, ठीक है। रिवॉल्ट के बाद कई इंडियंस को पकड़ा गया और उनको या तो प्रिजन में डाल दिया गया या तो उनको मार दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बाद क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी यहाँ पे, ठीक है, उसका रूल हटा दिया। अब सीधा ब्रिटिश की सरकार, ठीक है ना, ब्रिटिश की क्वीन इंडिया पे राज करने लगी। पहले वो किसके थ्रू करती थी, प्राइवेट कंपनी के थ्रू, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कंपनी को हटा दिया, तुमने अच्छे से मैनेज नहीं किया, इंडिया में रिवॉल्ट हुआ तुम्हारी वजह से, तुमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया, तुमने लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो तुम्हारी वजह से विद्रोह हुआ। अगर तुम नहीं होते तो शायद इतना बड़ा विद्रोह नहीं होता, क्या पता इंडिया हमारे हाथ से चला जाता, है ना। उनको ये डर हो गया, तो भी वो क्या करने लगे, उन्होंने सीधा सत्ता अपने हाथ ले ली, ठीक है। अच्छा, द एडमिनिस्ट्रेटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, मैंने बता दिया, जो अब देखभाल थी इंडिया की वो कौन करने लगा, इंग्लैंड की गवर्नमेंट करने लगा। इंडियन प्रिंसेस वर अलाउड टू रूल ओवर देयर टेरिटरी। अब जो राजा हार गए थे इसमें कहा था तुम रूल करो, लेकिन तुम ये मानो कि तुम्हारे ऊपर एक और है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी कि एक और राजा है जो क्वीन है इंग्लैंड की, वो तुम्हारे ऊपर है, उसकी क्या करो, उसकी सुजर्निटी को मानो, यानी कि उसकी हुकूमत को मानो, तुम उससे कम हो, तुमसे ऊपर है। हम थोड़े से अब देखते हैं कुछ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म देखते हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म क्या हुआ, रिफॉर्म क्या होते हैं, सुधार। हमारे सोसाइटी में कुछ कुरीतियाँ थी, ठीक है, जैसे छूछात, कास्टिज्म, मैं इस कास्ट का हूँ तुम उस कास्ट के हो, समझ गए। और यहाँ पे थी सती प्रथा थी, ठीक है ना। ये सती प्रथा मतलब कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को भी जला देते थे साथ में, ऐसे थी पहले। तो ये चीज़ों को रिफॉर्म करने के लिए कई रिफॉर्मर्स आए, कई लोगों ने जो ये इनिशिएटिव लिया, हम करेंगे, हम इसको सुधारेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफॉर्मर। अच्छा, ब्रिटिश ने मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की। इसने क्या किया, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियंस पढ़ गए, उनको बाहर की दुनिया के बारे में पता चला, उनके सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म करने में उन्होंने ये एजुकेशन ने हेल्प किया। रिफॉर्मर कौन कौन थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये क्या थे, एक्टिव थे इस पीरियड में, और इन्होंने कई ज़्यादा सुधार सोसाइटी में लाए। दे स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सोशल प्रैक्टिस सच एज सती प्रथा, मैंने बताया आपको पहले, किलिंग द फीमेल बेबीज़, क्योंकि अगर पहले लड़की पैदा हो जाती थी लड़की को मार देते थे, लड़कों को रखते थे कि कल लड़की है दहेज देना पड़ेगा, लड़की घर के लिए बोझ है, समझ गए ना, ऐसी फीलिंग थी। तो क्या करते, लड़कियों को मार देते थे, लड़कों को रखते थे। चाइल्ड मैरिज, बच्चों को पहली तेरी उम्र में शादी हो जाती थी बच्चों की, समझ गए, 10-12 साल में उनकी बच्चे शादी हो जाती थी, और लड़की 15 साल में बच्चा कर लेती थी, बच्चा पैदा हो जाता, समझ गए। द कास्टिज्म, वही मैं राजपूत, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, ये चीज़ें आज भी चलती हैं, वैसे कम है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। दे इंकरेज द विडो रीमैरिज एंड द एजुकेशन ऑफ वुमेन। इन रिफॉर्मों ने क्या कहा, इन सब प्रथाओं को पहले हटाया, उन्होंने कहा जो विधवाएं हैं उनको शादी करने का हक है, उनको पढ़ने का हक है, बच्चों को शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सती प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। बच्चों लड़कियों को क्यों मारना, कल को वो भी तुम्हारा घर संभाल सकती हैं, वो भी तुम्हारा नाम रोशन कर सकती हैं। अब देखते हैं कि नेशनलिज्म का राइज क्या हुआ। नेशनलिज्म क्या होता है, देश के प्रति प्यार, समझ गए ना, हम क्या है, इंडियंस,
ये कैसे पता लगा? क्योंकि हमें बताया गया, ये पहले हमें तो पता नहीं था। तब उस सेंचुरी में कैसे पता नहीं था? तब कहते थे मैं राजस्थानी, तब रजवाड़े थे ना, राज्य थे, हम इस राजा के हैं, हम उस राजा के हैं। तब तो एक कलेक्टिवनेस फीलिंग नहीं थी कि हम इंडिया से हैं, समझ गए? हम ये फीलिंग आनी हम इंडिया से हैं, इसको नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, अपने ज़मीन के प्रति प्यार। Educated Indian realized that the British wanted to keep India poor and backward. These legends united the Indians, and slowly they feel of unity and the nationalism grew stronger. पढ़े लिखे लोगों को समझ आ गया कि ब्रिटिश हमें गरीब ही रखना चाहते हैं और हमें पिछड़ा हुआ रहना देना चाहते हैं, हमें कभी ग्रो होने नहीं देंगे। इस फीलिंग की वजह से उन्होंने कहा अगर हमें ब्रिटिश को यहाँ से हटाना है, अगर हमें अपनी तरक्की करनी है तो हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से नेशनलिज्म फैला। द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी वजह से क्या किया? एक जमगट्ठा, सब सारे लीडर पास में आए, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ये देखो, ये सब लीडर हैं उस टाइम के। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाया था? A.O. ह्यूम ने बनाया था। याद रखना, ये पक्का पूछेंगे, इसका नाम याद रखना, अलन ऑक्टेव ह्यूम ने बनाया था। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे। पहला सेशन कहाँ था इसका? बॉम्बे में हुआ। इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। कितने लोगों ने अटेंड किया इसको? 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन का वोमेश चंद्र चटर्जी। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला कांग्रेस का सेशन, उसका चेयरमैन कौन था, प्रेसिडेंट कौन था? वोमेश चंद्र बैनर्जी। पक्का पूछेंगे। आफ्टर द कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन डिफरेंट सिटी। इसके बाद दिसंबर के मंथ में ये हर साल मिलते थे। ठीक है ना? दे स्लोली बिकम द वेरी स्ट्रॉन्ग। ये धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होते गए। दे अवेकन द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस। जब ये स्ट्रॉन्ग होते गए, इन्होंने क्या किया? एक एकजुटता की भावना बहुत ज़्यादा क्रिएट की। समझ गए ना? At the same time, it requested government to introduce a reform and improve the living condition of the people, grow power. और साथ में ये गवर्नमेंट को प्रेशर करते रहते थे, जो लोगों की डिमांड थी वो रखते रहते थे, और ये कहते थे कि लोगों की रहने की जो स्टैंडर्ड है उनका बढ़ाओ, इनके टैक्स कम करो, इनको नौकरियां दो, इनको फैक्ट्रीज लगाने दो। ठीक है ना? ये चीज़ करते थे। कांग्रेस बड़ी। अच्छा, अब कांग्रेस क्या हुई? इसकी वजह से धीरे धीरे कांग्रेस लोगों पे नाम होने लगा, उसका पॉपुलर होने लगी। तो इसके वजह से ब्रिटिश क्या हो गए? डर गए। ठीक है। टू सप्रेस द राइजिंग स्पीड ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट स्प्रेड मैजिस्टिक लॉ दैट यूज डिवाइड एंड रूल्स एंड। इसकी वजह से उन्होंने कोई कई ज़्यादा लास्ट लागू कर दिए और भी स्ट्रिक्ट कर दिया, तो मिल नहीं सकते। कई बार कांग्रेस को कहा कि ये इलीगल है ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग जो मिलके एक उन्होंने एक बनाया है, ग्रुप बनाया है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये इलीगल है। ठीक है। और इन्होंने डिवाइड एंड रूल की भी पॉलिसी की। डिवाइड एंड रूल मतलब उनको बांटो, हिंदू मुसलमान करवाया इन्होंने। तो मुसलमानों को लग गया डर। मोहम्मद अली जिन्ना, उसको पड़ गई बीमारी कि मैं मुसलमान हूँ, इंडिया अगर आज़ाद होगा तो मुसलमान यहाँ पे ख़तरे में। ठीक है। जब उसको दौरा आया तब उसने क्या कहा? मैंने अलग रहना है। ठीक है ना? जैसे माँ बाप का बच्चा हो, एक बच्चा पागल हो गया, वो कहता है मैंने अलग रहना है। उस पागल बच्चे को ये समझ नहीं आया, तूने लग रहा आज पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है, बम फट रहे हैं, अभी बम फटा, लो पागल। तो वो हो गया अलग, इंडिया हो गया डिवाइड। तो अंग्रेज़ों की देन है ये, समझ आए? आज अंग्रेज़ों के सिर में इंडिया नहीं बैठा है ऋषि सुनक, और करो डिवाइड, अब हम करेंगे।